हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 6। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। जिस भांति सूर्यास्त के पीछे एक विशेष प्रकार के जीवधारी, जो न पशु हैं न पक्षी, जीविका की खोज में निकल पड़ते हैं, अपनी लंबी श्रेणियों से आकाश मंडल को आच्छादित कर लेते हैं, उसी भांति कार्तिक का आरंभ होते ही एक अन्य प्रकार के जंतु देहातों में निकल पड़ते हैं और अपने खेमों तथा छोलदारियों से समस्त ग्राम मंडल को उज्ज्वल कर देते हैं। वर्षा के आदि में राजसिक कीट और पतंग का उद्भव होता है, उसके अंत में तामसिक कीट और पतंग का। उनका उत्थान होते ही देहातों में भूकंप सा आ जाता है और लोग भय से प्राण छिपाने लगते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अधिकारियों के यह दौरे सदिच्छाओं से प्रेरित होकर होते हैं। उनका अभिप्राय है जनता की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना, न्याय प्रार्थी के द्वार तक पहुंचना, प्रजा के दुखों को सुनना, उनकी आवश्यकताओं को देखना, उनके कष्टों का अनुमान करना, उनके विचारों से परिचित होना। यदि यह अर्थ सिद्ध होते तो यह दौरे वसंत काल से भी अधिक प्राण पोषक होते। लोग वीणा पखावत से, ढोल मंजीरे से उनका अभिवादन करते, किंतु जिस भांति प्रकाश की रश्मियां पानी में वक्रगामी हो जाती हैं, उसी भांति सदिच्छाएं भी बहुधा मानवीय दुर्बलताओं के संपर्क से विषम हो जाया करती हैं। सत्य और न्याय पैरों के नीचे आ जाता है, लोभ और स्वार्थ की विजय हो जाती है। अधिकारी वर्ग और उनके कर्मचारी गृहिणी की भांति इस सुख काल के दिन गिना करते हैं। शहरों में तो उनकी दाल नहीं गलती, या गलती है तो बहुत कम। वहाँ प्रत्येक वस्तु के लिए उन्हें जेब में हाथ डालना पड़ता है, किंतु देहातों में जेब की जगह उनका हाथ अपने सोटे पर होता है या किसी दीन किसान की गर्दन पर। जिस घी, दूध, शाक भाजी, मांस मछली आदि के लिए शहर में तरसते थे, जिनका स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता था, उन पदार्थों की यहाँ केवल जिह्वा और बाहों के बल से रेल पेल हो जाती है। जितना खा सकते हैं खाते हैं, बार बार खाते हैं, और जो नहीं खा सकते वह घर भेजते हैं। घी से भरे हुए कनस्तर, दूध से भरे हुए मटके, उपले और लकड़ी, घास और चारे से लदी हुई गाड़ियां शहरों में आने लगती हैं। घर वाले हर्ष से फूले नहीं समाते, अपने भाग्य को सराहते हैं, क्योंकि अब दुख के दिन गए और सुख के दिन आए। उनकी तरी वर्षा के पीछे आती है, वह खुशकी में तरी का आनंद उठाते हैं। देहात वालों के लिए वह बड़े संकट के दिन होते हैं। उनकी शामत आ जाती है, मार खाते हैं, बेगार में पकड़े जाते हैं। दासत्व के दारुण निर्दय आघातों से आत्मा का भी ह्रास हो जाता है। अगहन का महीना था, सांझ हो गई थी। कादिर खां के द्वार पर अलाव लगी हुई थी। कई आदमी उसके इर्द गिर्द बैठे हुए बातें कर रहे थे। कादिर ने बाजार के तंबाकू की निंदा की, दुखरन भगत ने उनका अनुमोदन किया। इसके बाद डपट सिंह पत्थर और बेलन के कोल्हुओं के गुण दोष की विवेचना करने लगे। अंत में लोहे ने पत्थर पर विजय पाई। दुखरन बोले, आजकल रात को मटर में सियार और हिरन बड़ा उपद्रव मचाते हैं, जाने के मारे उठा ही नहीं जाता। कादिर मियाँ बोले, अब की ठंड पड़ेगी, दिन को पछुआ चलता है, मेरे पास तो कोई कंबल भी नहीं, वही एक दोहर लपेटे पड़ा रहता हूँ। पुआल ना हो गया होता तो रात को अकड़ जाता। डपट सिंह बोले, यहाँ किसके पास कंबल है, उसी एक पुराने धुस्से की भुगुत है, लकड़ी भी इतनी नहीं मिलती कि रात भर तापें। मनोहर ने कहा, अब की बेटी के विवाह में इमली का पेड़ कटवाया था, क्या सब जल गई? डपट सिंह बोले, नहीं, बची तो बहुत थी, पर कल डिप्टी ज्वाला सिंह के लश्कर में चली गई। खां साहब से कितना कहा कि इसे मत ले जाइए, पर उनकी बला सुनती है। चपरासियों को ढेर दिखा दिया, बात की बात में सारी लकड़ी उठ गई। मनोहर ने कहा, तुमने चपरासियों से कुछ कहा नहीं? डपट सिंह बोला,
क्या कहता? 10-5 मन लकड़ी के पीछे अपनी जान सांसत में डालता, गालियां खाता, लश्कर में पकड़ा जाता, मार पड़ती ऊपर से, तब तुम भी पास न फटकते। दोनों लड़के और झपट तो गर्म हो पड़े थे, लेकिन मैंने उन्हें डांट दिया, जबरदस्त का ठेंगा सिर पर। कादिर मियाँ बोले, हाकिमों का दौरा क्या है, हमारी मौत है। बकरीद में कुर्बानी के लिए जो बकरा पाल रखा था, वह कल लश्कर में पकड़ा गया। रब्बी बूचड़ 5 रुपए नकद देता था, मगर मैंने ना दिया था। इस बखत 7 से कम का गाल न था। मनोहर बोला, यह लोग बड़ा अंधेर मचाते हैं, आते हैं इंतजाम करने, इंसाफ करने, लेकिन हमारे गले पर छुरी चलाते हैं। इससे कहीं अच्छा तो यही था कि दौरे बंद हो जाते, यही न होता कि मुकदमे वाले को सदर जाना पड़ता, इस सांसद से तो जान बचती। कादिर मियाँ बोले, इसमें हाकिमों का कसूर नहीं, यह सब उनके लश्कर वालों की धांधली है, वही सब हाकिमों को भी बदनाम कर देते हैं। मनोहर बोला, कैसी बातें कहते हो दादा, यह सब मिली भगत है। हाकिम का इशारा ना होता तो मजाल है कि कोई लश्करी पराई चीज पर हाथ डाल सके। सब कुछ हाकिमों की मर्जी से होता है, और उनकी मर्जी क्यों ना होगी, सेंध का माल किसको बुरा लगता है। डपट सिंह बोले, ठीक बात है, जिसकी जितनी आमद होती है वह उतना ही और मुंह फैलाता है। दुखरन ने कहा, परमात्मा यह अंधेर देखते हैं और कोई जतन नहीं करते। देखें विशेषण साहब को आपकी कितनी घटी आती है। डपट सिंह बोले, पर साल तो पूरे 300 की चपत पड़ी थी, वही अब की भी समझो। अगर जिन्स ही तक रहे तो इतना घाटा ना पड़े, मगर यहाँ तो इलायची, कत्था, सुपारी, मेवा और मिश्री सभी कुछ चाहिए, और सब टके सेर। लोग खाने के इतने शौकीन बनते हैं, पर यह नहीं होता कि वे सब चीजें अपने साथ रखें। मनोहर बोला, शहर में खरे दाम लगते हैं, यहाँ जी आया दिया ना दिया। कादिर मियाँ बोले, कल लश्कर का एक चपरासी बिसेसर के यहाँ साबूदाना मांग रहा था। बिसेसर हाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था कि मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन चपरासी एक ना सुनता था, कहता था जहाँ से चाहो मुझे ला कर दो, गालियाँ देता था, डंडा दिखाता था। बारे बलराज पहुँच गया, जब वह कड़ा पड़ा तो चपरासी मियाँ नरम पड़े और भुनभुनाते चले गए। दुखरन ने कहा, विशेषर की एक बार मरम्मत हो जाती तो अच्छा होता, गांव भर का गला मरोड़ता है, यह उसी की सजा है। डपट सिंह बोले, और हम तुम किसका गला मरोड़ते हैं? मनोहर ने चिंतित भाव से कहा, बलराज अब सरकारी आदमियों के मुंह आने लगा, कितनी बार समझा के हार गया, मानता ही नहीं। कादिर मियाँ बोले, यह उम्र ही ऐसी होती है। यही बातें हो रही थी कि एक बटोही आकर अलाव के पास खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई और अलाव से दूर सिर झुकाकर बैठ गई। कादिर ने पूछा, कहो भाई, कहाँ घर है? घर तो देवरी पार अपनी बुढ़िया माता को लिए अस्पताल जाता था, मगर वह जो सड़क के किनारे बगीचे में डिप्टी साहब का लश्कर उतरा है, वहां पहुंचा तो चपरासी ने गाड़ी रोक ली और हमारे कपड़े लत्ते फेंक फांक कर लकड़ी लादने लगा। कितनी अरज विनती की, बुढ़िया बीमार है, रात भर का चला हूँ, आज अस्पताल नहीं पहुंचा तो कल ना जाने इसका क्या हाल हो, मगर कौन सुनता है। मैं रोता ही रहा। वहां गाड़ी लद गई, तब मुझसे कहने लगे, गाड़ी हाँक। क्या करूं, अब गाड़ी हाँक सदर जा रहा हूँ, बैल और गाड़ी उनके भरोसे छोड़कर आया हूँ। जब लकड़ी पहुंचा के लौटूंगा तब अस्पताल जाऊंगा। तुम लोगों को हो सके तो बुढ़िया के लिए एक खटिया दे दो और कहीं पड़े रहने का ठिकाना बता दो। इतना पुण्य करो, मैं बड़ी विपत्तियों में हूँ। दुखरन बोला, यह बड़ा अंधेर है, यह लोग आदमी का है के पूरे राक्षस हैं, जिन्हें दया धर्म का विचार ही नहीं। डपट सिंह बोले, दिन भर के थके मांदे बैल हैं, न जाने कहाँ गाड़ी ले जानी पड़ेगी और न जाने कब लौटोगे, तब तक बुढ़िया अकेली पड़ी रहेगी। जाने कैसी पड़े कैसी ना पड़े, हम लोग कितने भी हों, हैं तो पराए ही, घर के आदमी की और बात है। मनोहर बोला, मेरा तो ऐसा ही जी चाहता है कि इस दम
डिप्टी साहब के सामने चला जाऊं और ऐसी खरी खरी सुनाऊं कि वह भी याद करेंगे। बड़े हाकिम की पोंग बने हैं, इंसाफ तो क्या करेंगे, उल्टे और गरीबों को पीसते हैं। खटिया की तो कोई बात नहीं है और न जगह की ही कमी है, लेकिन यह अकेली रहेंगी कैसे? बटोही बोला, कैसे बताऊं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मनोहर ने कहा, यहाँ से कोई तुम्हारी गाड़ी हाँक ले जाए तो कोई हरज है? बटोही बोला, ऐसा हो जाए तो क्या पूछना, है कोई आदमी? मनोहर बोला, आदमी बहुत हैं, कोई न कोई चला जाएगा। कादिर मियाँ बोले, तुम्हारा हलवाहा तो खाली है, उसे भेज दो। मनोहर ने कहा, हलवाहे से बैल सधे न सधे, मैं ही चला जाऊंगा। कादिर मियाँ बोले, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं आता, कहीं झगड़ा कर बैठो तो और बन जाए। दुखरन भगत, तुम चले जाओ तो अच्छा हो। दुखरन ने नाक सिकोड़ कर कहा, मुझे तो तुम जानते हो, रात को कहीं नहीं जाता, भजन भाव की यही बेला है। कादिर मियाँ बोले, चला तो मैं जाता, लेकिन मेरा मन कहता है कि बूढ़ी को अच्छा करने का जस मुझी को मिलेगा। कौन जाने, अल्लाह को यही मंजूर हो। मैं उन्हें अपने घर लिए जाता हूँ, जो कुछ बन पड़ेगा करूँगा। गाड़ी हसनू से हकवाए देता हूँ। बैलों को चारा पानी देना है, बलराज को थोड़ी देर के लिए भेज देना। कादिर के बरौठे में वृद्धा की चारपाई पड़ गई। कादिर का लड़का हसनू गाड़ी हाँकने के लिए पड़ाव की तरफ चला। इतने में सुक्खू चौधरी और गौस खां दो चपरासियों के साथ आते दिखाई दिए। दूसरी ओर से बलराज भी आकर खड़ा हो गया। गौस खां ने कहा, सब लोग यहाँ बैठे गलचौड़ कर रहे हो, कुछ लश्कर की भी खबर है? देखो, यही चपरासी लोग दूध के लिए आए हैं, उनका बंदोबस्त करो। कादिर मियाँ ने पूछा, कितना दूध चाहिए? एक चपरासी बोला, कम से कम 10 सेर। कादिर मियाँ बोले, 10 सेर? इतना दूध तो शायद गांव भर में भी ना निकले। 2 ही 4 आदमियों के पास भैंसे हैं और वो भी दुधार नहीं है। मेरे यहाँ तो दोनों जून में सेर भर से ज्यादा नहीं होता। चपरासी बोला, भैंसे हमारे सामने लाओ, दूध तो हमारा चपरासी निकालता है। हम पत्थर से दूध निकाल लें, चोरों के पेट की बात तक निकाल लेते हैं। भैंसे तो फिर भी भैंसे हैं। इस चपरासी में वह जादू है कि चाहे तो जंगल में मंगल कर दे। लाओ, भैंसे यहीं खड़ी करो। गौस खां बोला, इतने तूल कलाम की क्या जरूरत है, दूध का इंतजाम हो जाएगा। 2 सेर सुक्खू देने को कहते हैं, कादिर के यहाँ 2 सेर मिल ही जाएगा। दुखरन भगत 2 सेर देंगे, मनोहर और डपट सिंह भी 2-2 सेर दे देंगे, बस हो गया। कादिर मियाँ बोले, मैं 2-4 सेर का बीमा नहीं लेता, यह दोनों भैंसे खड़ी हैं, जितना दूध दें उतना ले लिया जाए। दुखरन बोला, मेरी तो दोनों भैंसे गाभिन हैं, बहुत देंगी तो आधा सेर, पुआल ही तो खाने को पाती हैं और वह भी आधा पेट, कहीं चराई है नहीं, दूध कहाँ से हो? डपट सिंह बोला, सुक्खू चौधरी जितना देते हैं उसका आधा मुझसे ले लीजिए, हैसियत के हिसाब से ना लीजिएगा। गौस खां बोला, तुम लोगों की यह निहायत बेहुदी आदत है कि हर बात में लाग डांट करने लगते हो। शराफत और नरमी से आधा भी ना दोगे, लेकिन सख्ती से पूरा लिए हाजिर हो जाओगे। मैंने तुमसे 2 सेर कह दिया है, इतना तुम्हें देना होगा। डपट सिंह बोला, इस तरह आप मालिक हैं, भैंस खोल ले जाइए, लेकिन 2 सेर दूध मेरे यहाँ ना होगा। गौस खां बोला, मनोहर, तुम्हारी भैंसे तो दुधार हैं। मनोहर ने अभी जवाब ना दिया था कि बलराज बोल उठा, मेरी भैंसे बहुत दुधार हैं, मन भर दूध देती हैं, लेकिन बेगार के नाम से छटांग भर ना देंगी। मनोहर बोला, तू चुपचाप क्यों नहीं रहता, तुझसे कौन पूछता है, हमसे जितना हो सकेगा देंगे, तुमसे मतलब? चपरासी ने बलराज की ओर अपमानजनक क्रोध से देखकर कहा, महतो, अभी हम लोगों के पंजे में नहीं पड़े हो, एक बार पड़ जाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, मुंह से बातें ना निकलेंगी। दूसरा चपरासी बोला, मालूम होता है सिर पर गर्मी चढ़ गई है, तभी इतना ऐंठ रहा है, इसे लश्कर ले चलो तो गर्मी उतर जाए। बलराज ने मर्माहत होकर कहा, मियाँ, हमारी गर्मी 5-5 रुपल्ली के चपरासियों के मान की नहीं है। जाओ, अपने साहब बहादुर के जूते सीधे करो,
जो तुम्हारा काम है, हमारी गर्मी के फेर में ना पड़ो, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। उस जन्म के पापों का दंड भोग रहे हो, लेकिन अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। बलराज ने यह शब्द ऐसी सगर्व गंभीरता से कहे कि दोनों चपरासी खिसिया से गए। इस घोर अपमान का प्रतिकार करना कठिन था। यह मानो वाद को वाणी की परिधि से निकालकर कर्म के क्षेत्र में लाने की ललकार थी। व्यंगाघात शाब्दिक कलह की चरम सीमा है। उसका प्रतिकार मुंह से नहीं, हाथ से होता है। लेकिन बलराज की चौड़ी छाती और पुष्ट भुजदंड देखकर चपरासियों को हाथापाई करने का साहस न हो सका। गौस खां से बोला, खां साहब, आप इस लौंडे को देखते हैं, कैसा बढ़ा जाता है। इसे समझा दीजिए, हमारे मुंह ना लगे। ऐसा ना हो कि शामत आ जाए और 6 महीने तक चक्की पीसनी पड़े। हम आप लोगों का मुलाहिजा करते हैं, नहीं तो इस हेकड़ी का मजा चखा देते। गौस खां बोला, सुनते हो मनोहर अपनी बेटे की बात? भला सोचो तो, डिप्टी साहब के कानों में यह बात पड़ जाए तो तुम्हारा क्या हाल हो? कहीं एक पत्ती का साया भी न मिलेगा। मनोहर ने दीनता से खां साहब की ओर देखकर कहा, खां साहब, मैं तो इसे सब तरह से समझा बुझाकर हार गया। न जाने क्या हाल करने पर तुला है। फिर बलराज से बोला, अरे तू जाएगा यहाँ से कि नहीं? बलराज बोला, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं क्यों जाऊं? यह लोग डिप्टी साहब से मेरी शिकायत करने की धमकी देते हैं, मैं आप ही उनके पास जाता हूँ। इन लोगों को उन्होंने कभी ऐसा नादिरशाही हुक्म न दिया होगा कि जाकर गांव में आग लगा दो। और मान लें कि वह ऐसा कड़ा हुक्म दे भी दें, तो इन लोगों को तो सोचना चाहिए कि गरीब किसान भी हमारे भाई बंद हैं, इन्हें व्यर्थ ना सताएं। लेकिन इन लोगों को तो पैसे के लोभ और चपरास के मद ने ऐसा अंधा बना दिया है कि कुछ सोचता ही नहीं। आज उस बेचारी बुढ़िया का क्या हाल होगा, मरेगी कि जिएगी? नौकरी तो की है 5 रुपए की, काम है बस्ते ढोना, मेज साफ करना, साहब के पीछे पीछे खिदमतगारों की तरह चलना, और बनते हैं रईस। मनोहर बोला, तो चुप होगा कि नहीं? एक चपरासी बोला, नहीं, इसे खूब गालियां दे लेने दो, जिसमें इसके दिल की हवस निकल जाए। इसका मजा कल मिलेगा। खां साहब, आपने सुना है, आपको गवाही देनी पड़ेगी। आपका इतना मुलाहिजा बहुत किया। दूध का कुछ इंतजाम करते हैं कि हम लोग जाएं। गौस खां बोला, नहीं जी, दूध लो और 10 सेर से ज्यादा, यही लोग झक मारेंगे। क्या बताएं, आज इस छोकरे की बदौलत हमको तुम लोगों के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा। इस गांव की कुछ हवा ही बिगड़ी हुई है। मैं खूब समझता हूँ, यह लोग जो भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हैं, इन्हीं के शय देने से लौंडे को इतनी जरूरत हुई है। नहीं तो इसकी मजाल थी कि यूं टर्राता। बछड़ा खूंटे के ही बल कूदता है। खैर, अगर मेरा नाम गौस खां है तो एक एक से समझूंगा। इस तिरस्कार का आशातीत प्रभाव हुआ। सब दहल उठे। वह अविनयशीलता जो पहले सबके चेहरे से झलक रही थी, लुप्त हो गई। मनोहर तो ऐसा सिरपिटा गया मानो सैकड़ों जूते पड़े हों। इस खटाई ने सबके नशे उतार दिए। कादिर खां बोले, मनोहर, जाओ, जितना दूध है सब यहाँ भेज दो। गौस खां बोला, हमको मनोहर के दूध की जरूरत नहीं है। बलराज बोला, यहाँ देता ही कौन है? मनोहर खिसिया गया, उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा ले, अब तू ही बोल, जो तेरे जी में आए कर, मैं जाता हूँ। अपना घर द्वार संभाल, मेरा निभा तेरे साथ ना होगा, चाहे घर को रख, चाहे आग लगा दे। यह कहकर वह सशंक क्रोध से भरा हुआ वहां से चल दिया। बलराज भी धीरे धीरे अपने अखाड़े की ओर चला। वहां इस समय सन्नाटा था। मुगदर की जोड़ी रखी हुई थी, एक पत्थर की नाल जमीन पर पड़ी हुई थी और लेजिम आम की डाल से लटक रहा था। बलराज ने कपड़े उतारे और लंगोट कसकर अखाड़े में उतरा, लेकिन आज व्यायाम में उसका मन न लगा। चपरासियों की बात एक फोड़े की भांति उसके हृदय में टीस रही थी। यद्यपि उसने चपरासियों को निर्भय होकर उत्तर दिया था, लेकिन उसे इसमें तनिक भी संदेह न था कि गांव के अन्य पुरुषों को, यहाँ तक कि मेरे पिता को भी, मेरी बातें उद्दंड प्रतीत हुई। सबके सब कैसा सन्नाटा खींचे बैठे रहे। मालूम होता था
किसी के मुंह में जीभ ही नहीं है, तभी तो यह दुर्गति हो रही है। अगर कुछ दम हो तो आज इतने पीसे कुचले क्यों जाते। और तो और दादा ने भी मुझी को डांटा। न जाने इनके मन में इतना डर क्यों समा गया है। पहले तो ये इतने कायर न थे। कदाचित अब मेरी चिंता इन्हें सताने लगी, लेकिन मुझे अवसर मिला तो स्पष्ट कह दूंगा कि तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। मुझे परमात्मा ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत कर सकता हूँ और दो कौर खिलाकर खा सकता हूँ। तुम्हें अगर अपने खेत इतने प्यारे हैं कि उनके पीछे तुम अत्याचार और अपमान सहने पर तैयार हो तो शौक से सहो। लेकिन मैं ऐसे खेतों पर लात मारता हूँ। अपने पसीने की रोटी खाऊंगा और अकड़ कर चलूंगा। अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। यह बुढ़ा गौस खां कैसे लाल पीली आंख कर रहा था। मालूम होता है इनकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी हुई है। मुझ पर दो चोट कर चुके हैं, अब देखता हूँ कि कौन हाथ निकालते हैं। इनका क्रोध मुझी पर उतरेगा। कोई चिंता नहीं, देखा जाएगा। दोनों चपरासी मन में फूले ही न समाये होंगे कि सारा गांव कैसा रौब में आ गया, पानी भरने को तैयार है। गांव वालों ने भी लल्लो चप्पो की होगी, कोई परवाह नहीं। चपरासी मेरा कर ही क्या सकते हैं। लेकिन मुझे कल प्रातःकाल डिप्टी साहब के पास जाकर उनसे सब हाल कह देना चाहिए। विद्वान पुरुष हैं, दीन जनों पर उन्हें अवश्य दया आएगी। अगर वह गाड़ियों के पकड़ने की मनाही कर दे तो क्या पूछना। उन्हें यह अत्याचार कभी पसंद न आता होगा। यह चपरासी लोग उनसे छिपकर यह जबरदस्ती करते हैं। लेकिन कहीं उन्होंने मुझे अपने इजलास में खड़े खड़े निकलवा दिया तो। बड़े आदमियों को घमंड बहुत होता है। कोई हरज नहीं, मैं सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा कि कैसे कोई मुसाफिरों की गाड़ी पकड़ता है। या तो दो चार का सिर तोड़ के रख दूंगा या आप वहीं मर जाऊंगा। अब बिना गरम पड़े काम नहीं चल सकता। वह दादा को बुलाने आ रहे हैं। बलराज अपने बाप के पीछे पीछे घर पहुंचा। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। बिलासी बलराज को देखकर बोली, कहाँ जाके बैठे रहे, तुम्हारे दादा कब से खोज रहे हैं। चलो, रोटी तैयार है। बलराज बोला, अखाड़े की ओर चला गया था। बिलासी बोली, तुम अखाड़े मत जाया करो। बलराज ने पूछा, क्यों? बिलासी बोली, क्यों क्या, देखते नहीं हो सबकी आंखों में कैसे चुभते हो। जिन्हें तुम अपना हितु समझते हो वह सब के सब तुम्हारी जान के घातक हैं। तुम्हें आग में ढकेल कर आप तमाशा देखेंगे। आज ही तुम्हें सरकारी आदमियों से भिड़ाकर कैसा दबक गए। बलराज ने इस उपदेश का कुछ उत्तर न दिया, चौके पर जा बैठा। उसके एक ओर मनोहर था और दूसरी ओर जरा हटकर उसका हलवाहा रंगी चमार बैठा हुआ था। बिलासी ने जौ की मोटी मोटी रोटियां, बथुए का साग और अरहर की दाल तीनों थालियों में परोस दी। तब एक फुल के कटोरे में दूध लाकर बलराज के सामने रख दिया। बलराज बोला, क्या और दूध नहीं है? बिलासी बोली, दूध कहाँ है, बेगार में नहीं चला गया? बलराज बोला, अच्छा, यह कटोरा रंगी के सामने रख दो। बिलासी बोली, तुम खा लो, रंगी एक दिन दूध ना खाएगा तो दुबला ना हो जाएगा। बलराज बेगार का हाल सुनकर क्रोध से आग हो रहा था। कटोरे को उठाकर आंगन की ओर जोर से फेंक दिया। वह तुलसी के चबूतरे से टकराकर टूट गया। बिलासी ने दौड़कर कटोरा उठा लिया और पछताते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया है? राम राम, ऐसा सुंदर कटोरा चूर चूर कर दिया, कहीं सनक तो नहीं गए हो? बलराज बोला, हाँ, सनक ही गया हूँ। बिलासी बोली, किस बात पर कटोरे को पटक दिया? बलराज बोला, इसलिए कि जो हमसे अधिक काम करता है उसे हमसे अधिक खाना चाहिए। हमने तुमसे बार बार कह दिया है कि रसोई में जो कुछ थोड़ा बहुत हो वह सबके सामने आना चाहिए। अच्छा खाएं, बुरा खाएं तो सब खाएं, लेकिन तुम्हें ना जाने क्यों यह बात भूल जाती है। अब याद रहेगी। रंगी कोई बेगार का आदमी नहीं है, घर का आदमी है। वह मुंह से चाहे ना कहे पर मन में अवश्य कहता होगा कि छाती फाड़ कर काम मैं करूं और मूंछों पर ताव देकर खाएं यह लोग। ऐसे दूध घी खाने पर लानत है। रंगी ने कहा, भैया, नित तो दूध खाता हूँ, एक दिन ना सहे तुम हक नाहक इतने खफा हो गए। इसके बाद
तीनों आदमी चुपचाप खाने लगे। खा पी कर बलराज और रंगी ऊख की रखवाली करने मंडियों की तरफ चले। यहाँ बलराज ने चरस निकाली और दोनों ने खूब दम लगाए। जब दोनों ऊख के छिलके के बिछावन पर कंबल ओढ़ कर लेटे तो रंगी बोला, काहे भैया, आज तुमसे लश्कर के चपरासियों से कुछ कहा सुनी हो गई थी क्या? बलराज बोला, हाँ, हुज्जत हो गई। दादा ना माने, ना किया होता तो दोनों को मारता। रंगी बोला, तभी दोनों तुम्हें बुरा भला कहते चले जाते थे। मैं उधर से क्यारी में पानी खोल कर आता था। मुझे देखकर दोनों चुप हो गए। मैंने इतना सुना, अगर यह लौंडा कल सड़क पर गाड़ियां पकड़ने में कुछ तकरार करे तो बस चोरी का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लो। एक 50 बेंत पड़ जाए तो इसकी शेखी उतर जाए। बलराज बोला, अच्छा, यह सब यहाँ तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुमने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया। मैं कल सवेरे ही डिप्टी साहब के पास जाऊंगा। रंगी बोला, क्या करने जाओगे भैया? अच्छा आदमी नहीं है, बड़ी कड़ी सजा देता है। किसी को छोड़ना तो जानता ही नहीं। तुम्हें क्या करना है? जिसकी गाड़ियां पकड़ी जाएंगी वह आप निपट लेगा। बलराज बोला, वाह, लोगों में इतना ही बूता होता तो किसी की गाड़ी पकड़ी ही क्यों जाती? सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। यह चपरासी भी तो आदमी ही है। रंगी बोला, तो तुम काहे को दूसरे के बीच में पड़ते हो? तुम्हारे दादा आज बहुत उदास थे और अम्मा रोती रही। बलराज बोला, क्या जाने क्यों रंगी, जब से दुनिया का थोड़ा बहुत हाल जानने लगा हूँ, मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता। जब किसी जबरे को किसी गरीब का गला दबाते देखता हूँ तो मेरे बदन में आग सी लग जाती है। यही जी चाहता है कि चाहे अपनी जान रहे या जाए, इस जबरे का सिर नीचा कर दूं। सिर पर एक भूत सा सवार हो जाता है। जानता हूँ कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पर मन काबू से बाहर हो जाता है। इसी तरह की बातें करते दोनों सो गए। प्रातःकाल बलराज घर गया, कसरत की, दूध पिया और ढीला कुर्ता पहन, पगड़ी बांध डिप्टी साहब के पड़ाव की ओर चला। मनोहर अब तक उससे रूठे बैठे थे, अब जब्त ना कर सके। पूछा, कहाँ जाते हो? बलराज बोला, जाता हूँ डिप्टी साहब के पास। मनोहर बोला, क्यों, सिर पर भूत सवार है? अपना काम क्यों नहीं देखते? बलराज बोला, देखूंगा कि पढ़े लिखे लोगों का मिजाज कैसा होता है। मनोहर बोला, धक्के खाओगे और कुछ नहीं। बलराज बोला, धक्के तो चपरासियों के खाते हैं, इसकी क्या चिंता, कुत्ते की जात पहचानी जाएगी। मनोहर ने उसकी ओर निराशापूर्ण स्नेह की दृष्टि से देखा और कंधे पर कुदाल रखकर हार की ओर चल दिया। बलराज को मालूम हो गया कि अब यह मुझे छोड़ा हुआ सांड समझ रहे हैं, पर वह अपनी धुन में मस्त था। मनोहर का यह विचार कि इस समय समझाने का उतना असर न होगा जितना विरक्ति भाव का, निष्फल हो गया। वह ज्यों ही घर से बाहर निकला, बलराज ने भी लठ कंधे पर रखा और कैंप की ओर चला। किसी हाकिम के सम्मुख जाने का यह पहला ही अवसर था। मन में अनेक विचार आते थे, मालूम नहीं मिले या ना मिले, कहीं मेरी बातें सुनकर बिगड़ न जाएं, मुझे देखते ही सामने से निकलवा ना दें। चपरासियों ने मेरी शिकायत अवश्य की होगी, क्रोध में भरे बैठे होंगे। बाबू ज्ञान शंकर से इनकी दोस्ती भी तो है, उन्होंने भी तो हम लोगों की ओर से उनके कान खूब भरे होंगे। मेरी सूरत देखते ही जल जाएंगे। जो कुछ हो, एक नया अनुभव तो हो जाएगा। यही पढ़े लिखे लोग तो हैं जो सभाओं में और लाट साहब के दरबार में हम लोगों की भलाई की रट लगाया करते हैं, हमारे नेता बनते हैं। देखूंगा कि यह लोग अपनी बातों के कितने धनी हैं। बलराज कैंप में पहुंचा तो देखा कि जगह जगह लकड़ी के अलाव जल रहे हैं। कहीं पानी गर्म हो रहा है, कहीं चाय बन रही है। एक बूचड़ बकरे का मांस काट रहा है, दूसरी ओर विशेषर साहब बैठे जिंस तौल रहे हैं। चारों ओर घड़े और हांडियां टूटी पड़ी थी। एक वृक्ष की छांव में कितने ही आदमी सिकुड़े बैठे थे, जिनके मुकदमों की आज पेशी होने वाली थी। बलराज पेड़ों की आड़ में होता हुआ ज्वाला सिंह के खेमे के पास जा पहुंचा। उसे यह धड़का लगा हुआ था कि कहीं उन दोनों चपरासियों की निगाह मुझ पर ना पड़ जाए।
वह खड़ा सोचने लगा कि डिप्टी साहब के सामने कैसे जाऊं। उस पर इस समय एक रौब छाया हुआ था। खेमे के सामने जाते हुए पैर कांपते थे। अचानक उसे गौस खां और सुक्खू चौधरी एक पेड़ के नीचे आग तापते दिखाई पड़े। अब वह खेमे के पीछे खड़ा न रह सका। उनके सामने धक्के खाना या डांट सुनना मर जाने से भी बुरा था। वह जी कड़ा करके खेमे के सामने चला गया और ज्वाला सिंह को सलाम करके चुपचाप खड़ा हो गया। बाबू ज्वाला सिंह एक न्यायशील और दयालु मनुष्य थे, किंतु इन 2-3 महीनों के दौरे में उन्हें अनुभव हो गया था कि बिना कड़ाई के मैं सफलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। सौजन्य और शालीनता निज के कामों में चाहे कितनी ही सराहनीय हो, लेकिन शासन कार्य में यह सद्गुण अवगुण बन जाते हैं। लोग उनसे अनुचित लाभ उठाने लगते हैं, उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लेते हैं। अतएव न्याय और शील में परस्पर विरोध हो जाता है। रसद और बेगार के विषय में भी अधीनस्थ कर्मचारियों की चापलूसियां उनकी न्याय नीति पर विजय पा गई थी और वह अज्ञात भाव से स्वेच्छाचारी अधिकारियों के वर्तमान सांचे में ढल गए थे। उन्हें अपने विवेक पर पहले से ही गर्व था, अब इसने आत्मश्लाघा का रूप धारण कर लिया था। वह जो कुछ कहते या करते थे, उसके विरुद्ध एक शब्द भी न सुनना चाहते थे। इससे उनकी राय पर कोई असर न पड़ता था। वह निष्प्रह मनुष्य थे और न्याय मार्ग से जौ भर भी न टलते थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह विचार होता था कि किसी को मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। अपने औचित्य पालन का विश्वास और अपनी गौरवशील प्रकृति उन्हें प्रार्थियों के प्रति अनुदार बना देती थी। बलराज को सामने देखकर बोले, कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो? बलराज ने झुककर सलाम किया। उसकी उद्दंडता लुप्त हो गई थी। डरता हुआ बोला, हुजूर से कुछ बोलना चाहता हूँ। ताबेदार का घर इसी लखनपुर में है। ज्वाला सिंह बोले, क्या कहना है? बलराज बोला, कुछ नहीं, इतना ही पूछना चाहता हूँ कि सरकार को आज कितनी गाड़ियों की जरूरत होगी? ज्वाला सिंह ने कहा, क्या तुम गाड़ियों के चौधरी हो? बलराज बोला, जी नहीं, चपरासी लोग सड़क पर जाकर मुसाफिरों की गाड़ियों को रोकते हैं और उन्हें दिक करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार को जितनी गाड़ियाँ दरकार हो, उतनी आसपास के गांव से खोज लाऊं। उनका सरकार से जो किराया मिलता हो, वह दे दिया जाए तो मुसाफिरों को रोकना ना पड़े। ज्वाला सिंह ने अपना सामान लादने के लिए ऊंट रख लिए थे, किंतु यह जानते थे कि मातहतों और चपरासियों को अपना असबाब लादने के लिए गाड़ियों की जरूरत होती है। उन्हें इसका खर्च सरकार से नहीं मिलता, अतएव वे लोग गाड़ियां ना रोके तो उनका काम ही ना चले। यह व्यवहार चाहे प्रजा को कष्ट पहुंचाए, पर क्षम्य है। उनके विचार में यह कोई ऐसी ज्यादती न थी। संभव था कि यही प्रस्ताव किसी सम्मानित पुरुष ने किया होता तो वह उस पर विचार करते, लेकिन एक अक्खड़ गंवार मूर्ख देहाती को उनसे यह शिकायत करने का साहस हो, वह उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाने का दावा करे, यह उनके आत्माभिमान के लिए असह्य था। चिढ़कर बोले, जाकर सरिश्तेदार से पूछो। बलराज बोला, हुजूर ही उन्हें बुलाकर पूछ लें, मुझे वह न बताएंगे। ज्वाला सिंह ने कहा, मुझे इस सिरदर्द की फुर्सत नहीं है। बलराज के तेवर पर बल पड़ गए। शिक्षित समुदाय की नीति परायणता और सज्जनता पर उसकी जो श्रद्धा थी, वह क्षण मात्र में भंग हो गई। इन सद्भावों की जगह उसे अधिकार और स्वेच्छाचार का अहंकार अकड़ता दिख पड़ा। अहंकार के सामने सिर झुकाना उसने न सीखा था। उसने निश्चय किया कि जो मनुष्य इतना अभिमानी हो और मुझे इतना नीच समझे, वह आदर के योग्य नहीं है। इनमें और गौस खां या मामूली चपरासियों में अंतर ही क्या रहा? ज्ञान और विवेक की ज्योति कहाँ गई? निशंक होकर बोला, सरकार इसे सिरदर्द समझते हैं और यहाँ हम लोगों की जान पर बनी हुई है। हुजूर धर्म के आसन पर बैठे हैं और चपरासी लोग प्रजा को लूटते फिरते हैं। मुझे आपसे यह विनती करने का हौसला हुआ तो इसलिए कि मैं समझता था आप दीनों की रक्षा करेंगे। अब मालूम हो गया कि हम अभागों का सहायक परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं। यह कहकर वह बिना सलाम किए ही वहां से चल दिया। उसे एक नशा सा हो गया था। बातें
अवज्ञापूर्ण थी, पर उनमें स्वाभिमान और सदिच्छा कूट-कूट कर भरी हुई थी। ज्वाला सिंह में अभी तक सहृदयता का संपूर्णतः पतन न हुआ था। क्रोध की जगह उनके मन में सद्भावना का विकास हुआ। अब तक इनके यहाँ स्वार्थी और खुशामदी आदमियों का ही जमघट रहता था। ऐसे एक भी स्पष्टवादी मनुष्य से उनका संपर्क न हुआ था। जिस प्रकार मीठे पदार्थ खाने से ऊबकर हमारा मन कड़वी वस्तुओं की ओर लपकता है, उसी भांति ज्वाला सिंह को ये कड़वी बातें प्रिय लगी। उन्होंने उनके हृदय नेत्रों के सामने से पदाभिमान का पर्दा हटा दिया। जी में तो आया कि इस युवक को बुलाकर उससे खूब बातें करूं, किंतु अपनी स्थिति का विचार करके रुक गए। वह बहुत देर तक बैठे हुए इन बातों पर विचार करते रहे। अंतिम शब्दों ने उनकी आत्मा को एक ठोंका दिया था और वह जागृत हो गई थी। मन में अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेने के बाद उन्होंने अहलमद साहब को बुलाया। सैयद इजाद हुसैन ने बलराज को जाते देख लिया। कल का सारा वृत्तांत उन्हें मालूम था ही। ताड़ गए कि लौंडा डिप्टी साहब के पास फरियाद लेकर आया होगा। पहले तो शंका हुई कहीं डिप्टी साहब इसकी बातों में न आ गए हों, लेकिन जब उनकी बातों से ज्ञात हुआ कि डिप्टी साहब ने उल्टे और फटकार सुनाई तो धैर्य हुआ। बलराज को डांटने लगे। वह अपने अफसरों के इशारे के गुलाम थे और उन्हीं की इच्छानुसार अपने कर्तव्य का निर्माण किया करते थे। बलराज इस समय ऐसा हताश हो रहा था कि पहले थोड़ी देर तक वह चुपचाप खड़ा इजाद हुसैन की कठोर बातें सुनता रहा। अंत में गंभीर भाव से बोला, आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों पर अन्याय भी हो और हम फरियाद भी ना करें? इजाद हुसैन बोला, फरियाद का मजा तो चख लिया, अब चालान होता है तो देखें कहाँ जाते हो। सरकारी आदमियों से मुजाहिब होना कोई खाला जी का घर नहीं है। डिप्टी साहब को तुम लोगों की सरकशी का रत्ती रत्ती हाल मालूम है। बाबू ज्ञान शंकर ने तुम्हारी हरकतों का सारा कच्चा चिट्ठा उनसे बयान कर दिया है। वह तो मौके की तलाश में थे। आज शाम तक सारा गांव बंधा जाता है। गौस खां को सीधा पा लिया है, इसी से शेर हो गए। अब सारी कसर निकल जाती है। इतनी बेंत पड़ेंगे कि धज्जियां उड़ जाएंगी। बलराज बोला, ऐसा कोई अंधेर है कि हाकिम लोग बेकसूर किसी को सजा दे दें? इजाद हुसैन बोला, हाँ हाँ, ऐसा ही अंधेर है। सरकारी आदमियों को हमेशा बेगार मिली है और हमेशा मिलेगी। तुम गाड़ियां ना दोगे तो वह क्या अपने सिर पर असबाब ला देंगे? हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होगी तुम ही से ले ली जाएंगी। हंस कर दो चाहे रो कर दो, समझ गए? इतने में एक चपरासी ने कहा, चलिए आपको सरकार याद करते हैं। इजाद हुसैन पान खाए हुए थे। तुरंत कुल्ली की पगड़ी बांधी और ज्वाला सिंह के सामने जाकर सलाम किया। ज्वाला सिंह ने कहा, मीर साहब, चपरासियों को ताकीद कर दीजिए कि अब से कैंप के लिए बेगार में गाड़ियां ना पकड़ा करें। आप लोग अपना सामान मेरे ऊँटों पर रखा कीजिए। इससे आप लोगों को चाहे थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि अपनी आशाइश के लिए दूसरों पर जब्र किया जाए। इजाद हुसैन बोला, हुजूर बहुत बजा फरमाते हैं। आज से गाड़ियां पकड़ने की सख्त मुमानियत कर दी जाएगी। बेशक यह सरासर जुल्म है। ज्वाला सिंह बोले, चपरासियों से कह दीजिए कि मेरे इजलास के खेमे में रात को सो रहा करें। बेगार में पुआल लेने की जरूरत नहीं। गरीब किसान यही पुआल काट काट कर जानवरों को खिलाते हैं, इसलिए उन्हें इसका देना नागवार गुजरता है। इजाद हुसैन बोला, हुजूर का फरमाना बजा है। हुकाम को ऐसा ही गरीब परवर होना चाहिए। लोग जमींदारों की सख्तियों से यूं ही परेशान रहते हैं, उस पर हुक्काम की बेगार तो और भी सितम हो जाता है। ज्वाला सिंह के हृदय में ज्ञान शंकर के ताने अभी तक खटक रहे थे। यदि थोड़े से कष्ट से उन पर छींटे उड़ाने की सामग्री हाथ आ जाए तो क्या पूछना। ज्वाला सिंह इस द्वेष के आवेग को ना रोक सके। एक बार गांव में जाकर उनकी दशा आंखों से देखने का निश्चय किया। 8 बज चुके थे, किंतु अभी तक चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। लखनपुर के किसान आज छुट्टी सी मना रहे थे। जगह जगह अलाव के पास बैठे हुए लोग कल की घटना की आलोचना कर रहे थे। बलराज की धृष्टता पर टिप्पणियां हो रही थी। इतने में ज्वाला सिंह चपरासियों और कर्मचारियों के साथ गांव में आ पहुंचे।
गौस खां और उनके दोनों चपरासी पीछे पीछे चले आते थे। उन्हें देखते ही स्त्रियां अपने अधमंजे बर्तन छोड़ छोड़ कर घरों में घुसी। बाल वृद्ध भी इधर उधर दबक गए। कोई द्वार पर कूड़ा उठाने लगा, कोई रास्ते में पड़ी हुई खाट उठाने लगा। ज्वाला सिंह गांव भ्रमण करते हुए सुखू चौधरी के कोल्हुआड़े में आकर खड़े हो गए। सुखू चारपाई लेने दौड़े। गौस खां ने एक आदमी को कुर्सी लाने के लिए चौपाल दौड़ाया। लोगों ने चारों ओर से आ आकर ज्वाला सिंह को घेर लिया। अमंगल के भय से सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। ज्वाला सिंह बोला, तुम्हारी खेती इस साल कैसी है? सुखू चौधरी को नेतृत्व का पद प्राप्त था। ऐसे अवसरों पर वही अग्रसर हुआ करते थे, पर वह अभी तक घर में से चारपाई निकाल रहे थे, जो बृहदाकार होने के कारण द्वार से निकल ना सकती थी। इसलिए कादिर खां को प्रतिनिधि का आसन ग्रहण करना पड़ा। उन्होंने विनीत भाव से उत्तर दिया, हुजूर अभी तक अच्छी है, आगे अल्लाह मालिक है। ज्वाला सिंह बोला, यहाँ मुझे आबपाशी के कुएं बहुत कम नजर आते हैं, क्या जमींदार की तरफ से उसका इंतजाम नहीं है? कादिर मियाँ बोले, हमारे जमींदार तो हुजूर हम लोगों की बड़ी परवस्ती करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हम लोग आप ही आलस के मारे कोई फिक्र नहीं करते। ज्वाला सिंह बोला, मुंशी गौस खां तुम लोगों की सरकशी की बहुत शिकायत करते हैं। बाबू ज्ञान शंकर भी तुम लोगों से खुश नहीं हैं। यह क्या बात है? तुम लोग वक्त पर लगान नहीं देते और जब तकाजा किया जाता है तो फसाद पर आमादा हो जाते हो। तुम्हें मालूम है कि जमींदार चाहे तो तुमसे एक के दो वसूल कर सकता है। गजाधर अहीर ने दबी जबान से कहा, तो कौन कहे कि छोड़ देते हैं? ज्वाला सिंह बोला, क्या कहते हो, सामने आकर कहो। कादिर मियाँ बोले, कुछ नहीं हुजूर, यही कहता है कि हमारी मजाल है जो अपने मालिक के सामने सिर उठाएं। हम तो उनके ताबेदार हैं, उनका दिया खाते हैं, उनकी ज़मीन में बसते हैं। भला उनसे सरकशी करके अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? रही बकाया सो हुजूर जहाँ तक होता है साल तमाम तक कौड़ी कौड़ी चुका देते हैं। हाँ, जब कोई काबू नहीं चलता तो कभी थोड़ी बहुत बाकी रह भी जाती है। ज्वाला सिंह ने इसी प्रकार से और भी कई प्रश्न किए, किंतु उनका अभीष्ट पूरा न हो सका। किसी की जबान से गौस खां या बाबू ज्ञान शंकर के विरुद्ध एक भी शब्द न निकला। अंत में हार मानकर वह पड़ाव को चल दिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।